लहसुन और लाल मिर्च की चटनी रोटी खाने वाला ससुराल। पार्क में विवेक नीली शर्ट और जीन्स पहने हुए बार बार घड़ी देख रहा है। तभी दूर से रश्मि दौड़ती हुई आती है। तब विवेक कहता है, रश्मि, इतनी देर हो गई है, मैं यहाँ आधे घंटे से धूप में खड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुम अब जाकर आ रही हो। ओ सॉरी विवेक, सच में मुझे बहुत देर हो गई। बस स्टैंड पर ट्रैफिक थी, मेरी स्कूटी ट्रैफिक में फंस गई थी, इसके लिए मुझे माफ कर दो प्लीज। अच्छा चलो कोई बात नहीं। वैसे तुम्हें पता है ना, आज शाम को मुझे गांव के लिए निकलना है। बस का टाइम फिक्स है, अगर लेट हुआ तो बस छूट जाएगी। यार, एक तो कॉलेज खत्म हो गया और अब रोज मिल नहीं पाएंगे। जब कॉलेज था तो हम रोज मिल लिया करते थे। अब तुम गांव चले जाओगे तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मेरा मन कैसे लगेगा यहाँ तुम्हारे बिना। रश्मि, मेरे घर वाले तो गांव में ही रहते हैं। कॉलेज खत्म हो गया है तो मुझे अपने माता पिता और भाई से मिलने जाना ही होगा। लेकिन तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो? मैं बस 3 दिनों के लिए ही तो जा रहा हूँ। 3 दिन बाद वापस शहर आ जाऊंगा। अच्छा ठीक है, 3 दिन तो मैं जैसे तैसे काट लूंगी, पर प्रॉमिस करो कि वहां जाकर मुझे भूलोगे नहीं और फोन करते रहोगे। अरे प्रॉमिस। अच्छा सुनो, मुझे गांव जाने से पहले अपने भाई के बच्चों आर्यन और पीहू के लिए कुछ गिफ्ट्स खरीदने हैं। बहुत दिनों बाद जा रहा हूँ, खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, चलो पास ही के मॉल में चलते हैं, वहाँ बच्चों के लिए अच्छी चीजें मिल जाएंगी। अब रश्मि और विवेक मॉल जाते हैं। मॉल के अंदर जाकर रश्मि कुछ कपड़े और बड़ी चॉकलेट्स निकालती है और कहती है, विवेक, चॉकलेट्स तो बच्चों की फेवरेट होती है और ये कपड़े भी, और हाँ कुछ खिलौने भी ले लो। हाँ, वो भी ले लेंगे। वैसे भी गांव के बच्चों को शहर की चीजें बड़ी अनोखी लगती हैं। विवेक, तुम अपने भाई के बच्चों के लिए इतना सब कुछ खरीद रहे हो, अपनी भाभी के लिए भी तो कुछ खरीदो। क्या सब कुछ सिर्फ बच्चों के लिए ही लोगे? रश्मि, मेरी जो भाभी थी उनकी डेथ बहुत समय पहले हुई थी। बहुत समय बीत गया है। अब घर में सिर्फ भाई और बच्चे ही हैं। ओह, आई एम सो सॉरी विवेक, मुझे सच में नहीं पता था। मैंने तो बस यूं ही पूछ लिया, प्लीज बुरा मत मानना। कोई बात नहीं रश्मि, वैसे उनके जाने के बाद भाई ने ही बच्चों को संभाला है। अच्छा सुनो विवेक, इस बार गांव जा रहे हो तो घर पर हमारी शादी की बात करके आना। रश्मि, एक बार फिर सोच लो, मेरा घर गांव में है और गांव में ही सब कुछ है। वहां की जिंदगी शहर जैसी आसान नहीं है। क्या तुम रह पाओगी वहां पे? विवेक, मैंने कह दिया ना, मैं तुम्हारे प्यार में कुछ भी कर सकती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुम बस घर पर बात कर लेना, मैं शादी तो तुमसे ही करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हारी ये हिम्मत देखकर अच्छा लगा। ठीक है, मैं इस बार बात चलाने की कोशिश करूंगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ वरना बस छूट जाएगी। ऐसा कहकर विवेक गांव के लिए निकल जाता है। विवेक जैसे ही ऑटो रिक्शा से उतरकर घर के दरवाजे पर पहुंचता है, आर्यन और पीहू दौड़कर बाहर आते हैं और अपने चाचा से लिपट जाते हैं। आर्यन कहता है, छोटे चाचा आ गए, छोटे चाचा आ गए। चाचा, आप हमारे लिए क्या लाए? अरे मेरे प्यारे बच्चों, देखो मैं तुम्हारे लिए ढेर सारी चॉकलेट्स और खिलौने लाया हूँ। तभी घर के अंदर से विवेक की माँ शांति, पिता रामचरण और दादी सविता बाहर आते हैं। शांति विवेक को देखकर कहती है, आ गया मेरा बेटा, कितना कमजोर हो गया शहर में रहकर। वहाँ ठीक से खाता पीता भी है कि नहीं? प्रणाम माँ। प्रणाम बाबूजी। दादी, कैसी हो आप? मैं तो भली चंगी हूँ बेटा। तू बता, शहर की पढ़ाई पूरी हो गई ना? अब तो तू बड़ा अफसर बनेगा। बेटा तू हाथ मुंह धोले, मैं तेरे लिए ताजा आम का पन्ना बना कर लाती हूँ, तुझे बहुत पसंद है ना? ऐसा कहकर शांति अंदर जाती है और आम का पन्ना बनाकर ले आती है और विवेक को देते हुए कहती है, विवेक बेटा, उस कोने में देखिए, लहसुन और लाल मिर्च आज ही खेतों से टूट कर आई है। हाँ भाई विवेक, इस बार हमारे खेत में लहसुन और लाल मिर्च की फसल बहुत अच्छी हुई है। भैया, खेतों का काम तो बढ़िया ही रहेगा जब आप और बाबूजी इतनी मेहनत करते हो। वैसे शहर में तो ये हरियाली और ताजी हवा देखने को भी नहीं मिलती। शांति, आज तो विजय और विवेक के साथ ये चटनी रोटी खाने का मजा ही आ जाएगा। विवेक, तू तो शहर में अपने घर की चटनी रोटी को बहुत मिस करता होगा ना? सच कहूं बाबूजी, शहर में चाहे कितना भी महंगा खाना खा लो, पर माँ के हाथ की लहसुन मिर्च की चटनी और चूल्हे की रोटी का कोई मुकाबला नहीं है। मैंने इस खाने को बहुत मिस किया है। ठीक है बेटा, तुम लोग बैठो, मैं अभी चूल्हा जलाकर गरम गरम रोटियां और सिलबट्टे पर चटनी पीसती हूँ। ऐसा कहकर शांति रसोई में जाती है। सबसे पहले वो चूल्हा जलाती है, फिर वो आटा गूंथ कर रोटियां बनाने लगती है। शांति गर्मी की वजह से पसीने में भीग जाती है और उसे चक्कर आने लगते हैं। तब वो अपने आप से कहती है, हे भगवान, मुझे तो चूल्हे के पास घबराहट हो रही है और चक्कर भी आ रहे हैं। लगता है आज फिर मेरा बीपी लो हो गया।
इतने दिनों बाद मेरा बेटा शहर से आया, मुझे अपनी तबीयत को छुपा कर रखना पड़ेगा। तभी सपना वहां मिर्च और लहसुन की एक थाली में लेकर आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, मैंने मिर्च और लहसुन को तोड़ दिया है, अब मैं इसे सिलबट्टे पर पीस लेती हूँ। तब तक आप रोटियां बना लो, फिर हम खाना लगा देंगे। ठीक है बेटा। अब सपना पास ही रखे सिलबट्टे पर लहसुन और मिर्च की चटनी पीसने लगती है और इधर शांति रोटियां बनाने लगती है। खाना बनाने के बाद सपना और शांति सभी लोगों के लिए खाना परोस देती हैं। सभी लोग खाना खाने लगते हैं। खाना खाकर विवेक कहता है, वाह माँ, बाहर कितना भी अच्छा खाना खा लो, लेकिन जब तक ये चटनी रोटी न खाओ तब तक तो मजा ही नहीं आता। ऐसा लगता है जैसे पेट और आत्मा दोनों तृप्त हो गए। हाँ भैया, माँ के हाथ में तो जादू है, पर भैया खेतों में भी काम बहुत रहता है, माँ थक जाती है। मैं तो कहती हूँ अब आप शादी करके भाभी ले आओ। बातें करते हुए सभी लोग चटनी रोटी खा लेते हैं। अगले दिन सुबह विवेक अपने भाई के साथ खेतों पर घूमने के लिए जाता है। वो देखता है कि चारों ओर लहसुन और मिर्च की फसल लहरा रही है। तभी अचानक उसके फोन पर रश्मि का वीडियो कॉल आता है। विवेक वीडियो कॉल उठाता है और कहता है, हाँ रश्मि बोलो। कहाँ हो तुम? गांव जाते ही भूल गए, एक बार भी फोन नहीं किया सुबह से। अरे नहीं रश्मि, मैं ऐसी जगह पर हूँ कि मुझे कुछ याद ही नहीं है। इस हरियाली और सुकून के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा क्या है? मैं भी तो देखूं, दिखाओ मुझे अपना गांव। विवेक कैमरा घुमाता है और दूर तक फैले लहसुन और मिर्च के खेत दिखाता है। ये देखकर रश्मि कहती है, वाह विवेक, ये तो बहुत सुंदर है, कितना प्यारा लग रहा है सब कुछ। मैं कब आऊंगी वहाँ? पता नहीं, मुझे तो अभी से वहाँ आने का मन कर रहा है। थोड़ी देर बातें करने के बाद रश्मि फोन रख देती है। तभी रश्मि की माँ सुनीता रश्मि से कहती है, क्या देख रही है रश्मि? कब से फोन में घुसी है? माँ, मैंने तुम्हें बताया था ना विवेक के बारे में, वो मुझे अपने गांव के खेत दिखा रहा था। माँ, कितना सुंदर लगता है वहाँ पर, हरियाली, खुला आसमान, बिल्कुल फिल्मों जैसा। बेटा, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, गांव दूर से अच्छा लगता है, रहने में नानी याद आ जाती है। तेरे लिए शहर के बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, तू एक बार फिर सोच ले। हम उन माँ बाप में से नहीं है जो तेरी शादी जबरदस्ती अपनी मर्जी से कर देंगे, लेकिन क्या तू गाँव में रह पाएगी? वहाँ एसी नहीं होता, फ्रिज नहीं होता, और सबसे बड़ी बात, वहाँ चूल्हे पर खाना बनता है। अरे माँ, मुझे तो गांव जाने का बहुत शौक है। बचपन में भी हम दादी के यहाँ जाते थे तो कितना मजा आता था। मैं देख लूंगी सब। बाकी रही बात चूल्हे से खाना बनाने की, तो मेरे ससुराल में मेरी सास भी तो होंगी ना, बाकी लोग भी होंगे, वो बना लेंगे, मैं अकेली थोड़े हूँ। ऐसा कहकर रश्मि अपनी माँ की बातों को टाल देती है। वहीं अगले दिन विवेक अपना बैग पैक कर रहा है। तभी शांति कहती है, बेटा, अगली बार जब तू आएगा तो हम तेरे लिए लड़की देख के रखेंगे। तेरी दादी ने भी एक दो रिश्ते सोच रखे हैं, अब तेरी भी शादी कर दूं तो जिम्मेदारी पूरी हो जाए मेरी। माँ, बाबूजी, आप लोग मेरे लिए लड़की मत देखना, मैंने अपने लिए लड़की देख ली है। शहर में मेरी एक क्लासमेट है रश्मि, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, मैं उसी से शादी करूंगा। अच्छा, शहर की लड़की है? क्या वो हमारे गांव के तौर तरीके सीख पाएगी, चटनी रोटी खा पाएगी? वो कहती है कि वो सब कुछ कर लेगी। आप लोग बस एक बार देख लीजिए, मैं शहर पहुंचकर आपको फोन करता हूँ, फिर आप लोग शहर आना उससे मिलने। ठीक है बेटा, अगर तूने पसंद की है तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। तू पहले इंटरव्यू दे, नौकरी पकड़, फिर हम बात आगे बढ़ाएंगे। हाँ पिताजी, मैं यहाँ से जाकर सीधे इंटरव्यू ही दूंगा, मुझे विश्वास है कि मुझे ये नौकरी मिल जाएगी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, पहुंचकर आपको फोन लगाऊंगा। विवेक सबको प्रणाम करके बस स्टैंड की ओर निकल पड़ता है। शहर पहुंचकर विवेक अपनी नौकरी के लिए इंटरव्यू देता है और उसको एक छोटी सी नौकरी मिल जाती है। वो कॉल करके अपने घर वालों को रश्मि को मिलवाने के लिए बुलवा लेता है। सभी रश्मि के घर जाते हैं। रश्मि अपनी माँ के साथ सभी के लिए खाना लगाती है। सभी लोग खाना खाते हैं। खाना खाते हुए सविता रामचरण के कान में धीरे से कहती है, बेटा, इन लोगों ने हमारे लिए इतना सारा खाना लगाया है, लेकिन मुझे तो अपने गांव की चटनी रोटी ही पसंद है। शहर के खाने में स्वाद ही नहीं आता। हाँ माँ, आप सही कह रही हो। सभी लोग खाना खाते हैं और होने वाली दुल्हन के हाथ में शगुन रखते हैं और अपने घर लौट जाते हैं। और इस तरह रिश्ता पक्का हो जाता है। थोड़ी दिनों के अंदर विवेक और रश्मि की शादी हो जाती है और रश्मि दुल्हन बनकर विवेक के घर आ जाती है। रश्मि कलश को पैर से गिराकर गृह प्रवेश करती है। तब सविता कहती है, चलो, अब हमारे घर में भी रौनक आ गई। सपना जा अपनी भाभी को कमरा दिखा दे, आज बहुत थक गई होगी बेचारी, आराम कर लेगी। अब सपना अपनी भाभी को उनके कमरे तक छोड़कर आती है और थोड़ी देर बाद विवेक अपने कमरे में आता है और कहता है, अरे रश्मि, वेलकम टू माय वर्ल्ड। कल से तुम्हारी नई जिंदगी शुरू होगी। मैं तैयार हूँ विवेक, वैसे तुम्हारे घर वाले बहुत अच्छे हैं।
अगली सुबह रश्मि तैयार होकर रसोई में पहुंचती है तो देखती है कि वहां कोई गैस स्टोव या इंडक्शन नहीं है। बस एक कोना है जहां मिट्टी का चूल्हा बना हुआ है, पास ही सिलबट्टा रखा है और ढेर सारा लहसुन और सूखी लाल मिर्च रखी हुई है। तभी शांति वहां आती है और कहती है, रश्मि बेटा, आज तुम्हारी पहली रसोई है। ये देखो, ये हमारा चूल्हा है। हमारे घर में सब चूल्हे की रोटी और सिलबट्टे की चटनी ही पसंद करते हैं। माँ जी ये तो बहुत सुंदर है, पर सच कहूँ तो मैंने इसे सिर्फ टीवी पर देखा है। मुझे इसे जलाना बिल्कुल नहीं आता। क्या इसमें प्लग लगाना होता है? नहीं बेटा, इसमें प्लग नहीं, उपले और लकड़ियां लगती हैं। कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं तुम्हें सिखाऊंगी, तुम बस ध्यान से देखना। शांति जमीन पर बैठती है और चूल्हा जलाना शुरू करती है। धुएं के कारण रश्मि को खांसी आने लगती है और उसकी आंखों से पानी निकलने लगता है। वो कहती है, माँ जी ये धुआं तो बहुत तेज है, आपकी आंखें नहीं जलती? आदत पड़ गई है बेटा। अब देखो, आज सेट हो गई। अब मैं रोटियां बेलती हूँ, तुम बस उन्हें तवे पर डालना सीखो। शांति रोटियां बनाती है और रश्मि को हर बात समझाती है। रोटियां बनाने के बाद वो सिलबट्टे के पास लहसुन और मिर्च लेकर जाती है और कहती है, बेटा ये लहसुन और मिर्च इसे ऐसे पीसा जाता है। हमारे घर में चटनी के बिना कोई खाना नहीं खाता। मैं ट्राई करूँ माँ जी? रश्मि सिलबट्टे पर हाथ चलाती है लेकिन मिर्च की तेज गंध उसे फिर से परेशान कर देती है। तभी शांति को फिर से चक्कर आने लगते हैं। रश्मि कहती है, क्या हुआ माँ जी, आप ठीक तो हैं? कुछ नहीं बेटा, बस मेरा बीपी हमेशा लो रहता है। पहले बड़ी बहू थी तो वो सब संभाल लेती थी, पर उसकी डेथ के बाद सब मेरे ऊपर आ गया। अब तुम आ गई हो तो मुझे उम्मीद है कि तुम धीरे धीरे ये सब संभाल लोगी। आप फिक्र मत कीजिए माँ जी, मैं जल्दी ही सब सीख जाऊंगी। अब रश्मि और शांति मिलकर खाना लगाते हैं। सभी लोग चटनी रोटी खाते हैं और रश्मि को पहली रसोई का शगुन देते हैं। ऐसे कुछ दिन और बीत जाते हैं। आज रविवार है, शांति रसोई में काम कर रही थी। तभी रश्मि वहां आती है और कहती है, अरे माँ जी आप अकेले काम क्यों कर रही हो? मेरा इंतजार करना चाहिए था। चलो हम दोनों मिलकर खाना बना लेते हैं। अरे बेटा तू परेशान क्यों हो रही है? मैंने सबका खाना बना लिया है और पैक भी कर लिया है। रश्मि बेटा, आज हम खेतों पर जाकर खाना खाएंगे। चलो आज तुम्हें भी खेत दिखा लाते हैं। देखो माँ कितना प्यारा नजारा है और यहाँ बहुत मजा आ रहा है। रश्मि अपनी माँ को खेत दिखाती है। थोड़ी देर बातें करने के बाद रश्मि फोन रख देती है। तभी विवेक वहां आ जाता है और रश्मि से कहता है, रश्मि चलो फोटो खिंचवाते हैं। तुम वो फोटो अपने स्टेटस पर लगाना, तुम्हारी सहेलियां देखेंगी तो जल जाएंगी। विवेक और रश्मि ढेर सारी फोटो लेते हैं और फिर वीडियो भी बनाते हैं। रश्मि उसे इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती है। तभी रश्मि की सहेली कनिका का कमेंट आता है, वाओ कितना प्यारा गांव है। सब लोग पेड़ की छांव में बैठकर चटनी रोटी खाते हैं। रश्मि इन सब बातों से बहुत खुश थी। रात हो गई थी। अब लोग काम से थककर घर लौटे हैं। तब शांति रश्मि से कहती है, बहू आज मेरी तबीयत फिर से बहुत खराब लग रही है, इसलिए तू रसोई में जाकर सभी के लिए चटनी रोटी बना ले। जी माँ जी। अब रश्मि किचन में जाती है। सबसे पहले वो चूल्हा जलाते हुए कहती है, माँ जी ने कैसे बताया था, पहले लकड़ियाँ रखनी है फिर आग लगानी है। उफ ये जल क्यों नहीं रहा है? रश्मि पसीने से तरबतर है। वो फूकनी से फूक रही है लेकिन धुआं उसके चेहरे पर आ रहा है। जैसे तैसे आग जलती है। वो आटा गूंथती है पर रोटियां गोल नहीं बन रही हैं। वो अपने आप से कहती है, मुझसे नहीं होगा ये सब। शहर में तो बस एक बटन दबाते ही खाना बन जाता था, यहाँ तो एक रोटी के लिए जंग लड़नी पड़ रही है। तभी शांति चटनी का सामान लेकर आती है और कहती है, रश्मि बेटा चटनी पीसना मत भूलना। जी माँ जी। शांति चटनी का सामान रखकर वहां से चली जाती है। रश्मि पहले रोटी बनाती है, उसके बाद सिलबट्टे पर लहसुन और लाल मिर्च की चटनी पीसती है। चटनी पीसते हुए उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और उसके हाथ जलन करने लगते हैं। तब रश्मि अपने आप से कहती है, हे भगवान ये सब कुछ इतना आसान भी नहीं है जितना मैं समझ रही थी। रश्मि जैसे तैसे खाना बनाकर सभी को परोस देती है। सभी लोग खाना खा लेते हैं और रश्मि की बहुत तारीफ करते हैं। अगले दिन रश्मि फिर से रसोई में है। वो दाल चावल बनाने की तैयारी कर रही है। तभी आर्यन और पीहू रसोई में आते हैं और आर्यन कहता है, चाची क्या बना रही हो? खुशबू तो दाल की आ रही है। आज मैं दाल चावल और आलू गोभी की सूखी सब्जी बना रही हूँ बच्चों। पर चाची हमें तो चटनी रोटी खानी है, हमारे यहाँ तो रोज वही बनती है। तभी सविता वहां आती है और उनकी बात सुनकर कहती है, क्या हुआ रश्मि, आज तुम दाल चावल बना रही हो, चटनी रोटी नहीं? हाँ दादी माँ, सोच रही हूँ आज दाल चावल बना लूं। कभी कभी तो दाल चावल भी खाना चाहिए। बहू हमारे घर के पुरुषों को दिन भर खेत में मेहनत करनी होती है, उन्हें चटनी रोटी ही ताकत देती है। ये दाल चावल से उनका पेट नहीं भरेगा। पर दादी जी रोज रोज चटनी पीसने से मेरे हाथ जल जाते हैं।
और चूल्हे पर इतनी रोटियां बनाना बहुत मुश्किल है। बेटा देखो, हमारे गांव में किसी को हार्ट अटैक नहीं होता, सब स्वस्थ रहते हैं क्योंकि हम ताज़ा लहसुन और मिर्च खाते हैं। तुम वही बना लो, दाल किसी और दिन बना लेना। ठीक है दादी जी, मैं चटनी ही बना देती हूँ। बातें करने के बाद सविता बाहर चली जाती है। फिर रश्मि खाना बनाना शुरू करती है। सबसे पहले वो रोटियां बनाती है, उसके बाद सिलबट्टे, लहसुन और लाल मिर्च की चटनी पीसती है और खाना बन जाने के बाद सभी लोगों को खाना परोसती है। रात को रश्मि विवेक से कहती है, विवेक, मैंने सोचा था कि चूल्हे पर खाना बनाना आसान है, पर ये तो सच में बहुत मुश्किल है। मैं सब संभाल लूंगी, पर देखो मेरे हाथों की हालत। रश्मि, मैंने तुम्हें पहले ही आगाह किया था, पर तुम परेशान मत हो। माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए तुम्हें करना पड़ रहा है। कुछ ही दिन की बात है, फिर माँ खुद ही सब संभाल लेंगी। कोई बात नहीं विवेक, शायद ये मेरे प्यार का इम्तिहान हो। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। विवेक रश्मि की बात सुनकर खुश हो जाता है और कहता है, रश्मि, मुझे कल 1 महीने के लिए शहर जाना है, एक बड़े एग्जाम और इंटरव्यू के सिलसिले में। तब तक तुम्हें माँ का साथ देना होगा। उसके बाद मैं कोई रास्ता निकालूंगा। तुम मुझे यहाँ अकेला छोड़कर जा रहे हो? मजबूरी है रश्मि, ये एग्जाम मेरे करियर के लिए बहुत जरूरी है। जल्दी आ जाऊंगा। अगले दिन सुबह विवेक शहर जाने के लिए निकल जाता है और फिर रश्मि रसोई में जाकर चटनी और रोटी बनाने में लग जाती है। धीरे धीरे समय बीतता है और रश्मि रोज रसोई में लहसुन और लाल मिर्च की चटनी और रोटियां बना रही थी। एक दिन रामचरण सभी लोगों से कहता है, आज शाम को सपना को देखने लड़की वाले आ रहे हैं। रिश्ता बहुत अच्छा है, अगर बात जम गई तो हम सपना की शादी कर देंगे। अजय भाई, ये तो बहुत खुशी की बात है, सपना भी अपने घर द्वार की हो जाएगी। वो तो ठीक है दादी माँ, लेकिन वो लोग भी गांव में रहने वाले लोग हैं और उन्हें भी हमारी तरह चटनी रोटी ही पसंद है। अरे तो इसमें परेशानी की क्या बात है, हमारी बहू तो इतनी अच्छी चटनी रोटी बनाती है, वो सभी मेहमानों के लिए चटनी रोटी बना लेगी। क्यों रश्मि? जी माँ जी। अब रश्मि रसोई में जाती है और चूल्हा जलाकर रोटी बनाने लगती है। गर्मी से उसका बुरा हाल था। वो मन ही मन कहती है, हे भगवान, घर वालों के लिए रोटी बनाना इतना मुश्किल था और अब तो मेहमानों के लिए भी रोटी और चटनी बनाना पड़ेगा। रश्मि पूरे दिन रसोई में जुटी रहती है, रोटियां सेकती है, चटनी पीसती है और मेहमानों को परोसती है। मेहमान उसकी रोटियों की तारीफ करते हैं। वाह भाई वाह, बहू ने क्या स्वाद भरा है चटनी में। सभी लोग खाना खाते हैं और फिर सपना के हाथ में शगुन रखकर वापस चले जाते हैं। उसके बाद रश्मि रसोई में जाकर रसोई की साफ सफाई करती है और थक कर अपने कमरे में जाकर लेट जाती है। तभी उसकी माँ का फोन आता है तो रश्मि की माँ उससे कहती है, क्या हुआ रश्मि, कैसी है तू बेटा? गांव में कैसी कट रही तेरी जिंदगी? माँ, तुमने सही कहा था, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। यहाँ मेरी जिंदगी बस चूल्हे और लहसुन तक सिमट गई है। सारा दिन काम, ऊपर से ये धुआं और गर्मी। मैं बहुत काली पड़ गई हूँ माँ, मेरे हाथ भी खराब हो गए। बेटा मैंने पहले ही कहा था, प्यार तो तूने ही किया था, तुझे ही गांव का शौक था। अगर नहीं सहा जाता तो अभी भी वापस आ जाओ, मैं लेने आ जाऊं क्या तुझे? नहीं माँ, विवेक को छोड़कर कैसे आ जाऊं? मैं उससे प्यार करती हूँ, चाहे जो भी हो, लेकिन मैं विवेक को नहीं छोड़ सकती। तो फिर लड़ना सीख बेटा, संघर्ष के बिना कुछ हासिल नहीं होता। अपनी माँ की समझाने पर रश्मि को हिम्मत मिलती है। अगले दिन फिर रश्मि सुबह उठकर रसोई में जाती है और चूल्हा जलाकर रोटियां बनाती है। फिर लहसुन और लाल मिर्च की चटनी पीसती है और सभी लोगों को खाना परोसती है। ऐसे समय बीत रहा था। आज एक पूरा महीना बीत गया है। विवेक घर वापस आया है। वो बहुत खुश है। पहले वो सभी को उनके लिए गए तोहफे देता है। फिर वो अपनी माँ से कहता है, माँ, रश्मि कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही है। बेटा तू आ रहा था ना, तो इसीलिए वो पहले ही चूल्हे में चटनी और रोटी बनाने के लिए चली गई। तू रसोई में जाकर ही उससे मिल ले। अब विवेक नीचे रश्मि को ढूंढते हुए रसोई की ओर जाता है और कहता है, रश्मि कहाँ हो? देखो मैं आ गया। विवेक रसोई में जाकर देखता है रश्मि चूल्हे के सामने बैठी है। उसका रंग काफी सांवला हो गया है, आंखों के नीचे काले घेरे हैं और वो बहुत उदास दिख रही है। उसे देखकर विवेक की मुस्कुराहट गायब हो जाती है। वो कहता है, रश्मि, ये तुम्हारी क्या हालत हो गई है? तुम इतनी काली और कमजोर क्यों दिख रही हो? क्या हुआ? पहचान नहीं पा रहे अपनी बीबी को? मैं सारा दिन सिलबट्टे और चूल्हे से फुर्सत नहीं पाती हूँ, तो अपने लिए टाइम कहाँ से निकालूं? मुझे माफ कर दो रश्मि, मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी बुरी तरह टूट जाओगी। जाओ बाहर बैठो, मैं खाना लगाती हूँ। रश्मि चटनी और रोटी बनाकर सभी लोगों के लिए खाना लगाती है। सभी लोग खाना खाते हैं। रसोई का काम खत्म करके रात को अपने कमरे में जाती है तो उसके हाथ जलन कर रहे थे। वो अपने हाथों पर बोरोप्लस लगा रही थी। ये सब देखकर विवेक कहता है, रश्मि,
मुझे सच में अंदाजा नहीं था कि 1 महीने में तुम्हारी ये हालत हो जाएगी। तुम तो पहचान में भी नहीं आ रही हो। वो चुलबुली और हंसमुख रश्मि कहाँ चली गई? वो रश्मि शहर के ट्रैफिक और मॉल की चकाचौंध में कहीं पीछे छूट गई विवेक। यहाँ तो सिर्फ एक बहू है जिसे सूरज ढलने से पहले चूल्हा जलाना है और सबके लिए सिलबट्टे पर पिसी हुई लहसुन और मिर्च की चटनी और रोटी बनानी है। मुझे माफ कर दो। मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम पर सारा बोझ डाल दिया जाएगा। मैं कल सुबह ही सबसे बात करूंगा। बात करके क्या होगा विवेक? दादी जी कहेंगी कि उन्होंने भी तो उम्र भर यही किया है। माँ जी कहेंगी कि बड़ी बहू भी तो यही करती थी। कोई ये नहीं समझेगा कि मैं उनके जैसी नहीं हूँ। मेरा शरीर और मेरी परवरिश सब अलग है। नहीं रश्मि, अब बस, मैं आ गया हूं ना। अब मैं तुम्हें इस हालत में और नहीं देख सकता। अगली सुबह विवेक अपने कमरे से बाहर आता है तो सविता उसे देखकर कहती है, अरे विवेक, रश्मि अभी तक सो रही थी क्या? सूरज कब का चढ़ गया है। जा जल्दी से उसे जगा दे। विजय और रामचरण को खेत पर निकलना है। वैसे भी आज चटनी थोड़ी ज्यादा बनेगी। दोपहर में कुछ मजदूर भी आने वाले हैं। कोई चटनी नहीं बनेगी और ना ही रश्मि रसोई में जाएगी। अरे ये क्या बदतमीजी है विवेक, अपनी दादी से ऐसे बात करते हैं। बदतमीजी मैं नहीं, आप सब कर रहे हैं बाबूजी। तभी रश्मि भी वहां आ जाती है। विवेक उसे देखकर कहता है, जरा देखिए रश्मि की हालत। 1 महीने पहले मैं जिस लड़की को यहाँ लेकर आया था, क्या वो यही है? उसके हाथों के छाले देखिए, इसकी आंखों के नीचे के काले घेरे देखिए। बाबूजी, आप इसे बहू बनाकर लाए थे या बिना तनख्वाह की मजदूर? बेटा, हम सभी भी तो काम करते ही हैं। रश्मि घर की बहू है तो घर का काम तो करना ही पड़ेगा ना। हमने क्या कम किया है अपनी उम्र में? माँ, आप में और इसमें फर्क है। आपको बचपन से इस धुएं और मिट्टी की आदत है। रश्मि ने कभी चूल्हा नहीं देखा था। उसने मेरे प्यार के लिए यहाँ आने का फैसला किया। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसकी मजबूरी का फायदा उठाएं। वो चुप रही, उसने कभी शिकायत नहीं की, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उसे दर्द नहीं हो रहा था। शहर की लड़कियां ऐसी ही नाजुक होती हैं। जरा सा काम किया नहीं कि नाटक शुरू। ये नाटक नहीं है दादी, ये तकलीफ है। आज के बाद रश्मि अकेले रसोई का काम नहीं करेगी। अगर आप लोगों को चटनी रोटी ही खानी है तो सब मिलकर हाथ बटाएंगे और रश्मि को अब आराम की जरूरत है। विवेक की बात सुनकर पूरा घर सन्नाटे में डूब जाता है। रश्मि की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे पहली बार लगा कि कोई उसके दर्द को समझ रहा है। तभी विजय कहता है, विवेक सही कह रहा है। अपने स्वार्थ में रश्मि की हालत को देखना ही भूल गए। रश्मि, हमें माफ कर दो। आज के बाद तुम्हें चटनी और रोटी बनाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ बहू, मुझे भी माफ कर दे। घर की बड़ी होने के नाते तेरा ख्याल रखना मेरी भी जिम्मेदारी थी, जो मैं अच्छी तरह नहीं कर पाई। सभी लोग रश्मि से माफी मांगते हैं। शाम का समय है। शांति किचन में खाना बना रही है और सपना उसकी मदद कर रही है। तभी अचानक शांति को चक्कर आ जाते हैं। उधर विवेक अपने कमरे में बैठकर रश्मि से बातें कर रहा था। तभी रश्मि कहती है, विवेक, माँ जी की तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती और वो रसोई में खाना बना रही है। मुझे उन्हें जाकर देखना चाहिए। रश्मि रसोई में जाकर देखती है तो शांति को चक्कर आ रहे थे। रश्मि शांति से कहती है, आप हटिए माँ जी, ये चटनी और रोटी मैं बना लूंगी। वैसे भी आपका बीपी लो रहता है। नहीं बेटा, विवेक सही कह रहा था। मैंने अपनी तकलीफ छुपाने के चक्कर में तेरी तकलीफ को अनदेखा कर दिया। मुझे लगा कि तू जवान है तो सब सह लेगी, पर मुझे भूलना नहीं चाहिए था कि तू हमारी तरह गांव से थोड़ी ना है जो ये सब आसानी से कर लेगी। नहीं माँ जी, अब ऐसा नहीं होगा। विवेक ने गुस्सा भले ही किया हो, पर वो हम दोनों की फिक्र करते हैं। आप बैठिए, मैं आपकी मदद करती हूँ। हम दोनों मिलकर करेंगे तो काम जल्दी हो जाएगा। रश्मि और शांति मिलकर काम करने लगती हैं। तभी बाहर से पोस्टमैन की आवाज आती है, अरे विवेक जी, आपका कोई सरकारी लिफाफा आया है, जरा बाहर आइए। विवेक बाहर जाता है और लिफाफा लेता है। वो लिफाफा खोलता है और उसकी आंखें चमक उठती हैं। वो खुश होकर सभी से कहता है, बाबूजी, माँ, मेरी शहर में सरकारी दफ्तर में नौकरी लग गई है। ज्वाइनिंग लेटर आ गया है। मुझे 3 दिन के अंदर अंदर शहर शिफ्ट होना होगा। अरे वाह छोटे, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। पूरा गांव अब तेरा नाम लेगा। तू कहना ऐसा काम का लड़का होगा जिसमें सरकारी नौकरी निकली। भगवान तेरा भला करे बेटा, तेरी मेहनत रंग लाई। अब रश्मि को इस धुएं से आजादी मिलेगी। हमें शहर में सरकारी क्वार्टर भी मिलेगा। रश्मि, अब तुम्हारी सारी मुश्किलें खत्म। सच में विवेक, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। 1 हफ्ते बाद विवेक और रश्मि पूरे परिवार के साथ अपने नए घर में शिफ्ट हो चुके हैं। घर बहुत सुंदर और साफ सुथरा है। रसोई काफी आधुनिक है, जहाँ चिमनी और गैस चूल्हा लगा है। रश्मि बहुत खुश है। वो रसोई की खिड़की से पीछे देखती है और पीछे के आंगन में चूल्हा देखकर कहती है,
विवेक देखो, इस घर में पीछे के आंगन में चूल्हा भी है, इसीलिए यहाँ पर मैं अपने परिवार के लिए हफ्ते में एक बार उनकी पसंद की चटनी और रोटी बनाकर उन्हें खिला सकती हूँ। हाँ माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह परिवार की सभी लोग अपनी चटनी और रोटी को मिस भी नहीं करेंगे। और रश्मि बहू, रविवार को हम सब साथ मिलकर चटनी रोटी बनाएंगे। हाँ बहू, मैं भी तुम लोगों की मदद करूंगी और अब तो सपना की शादी की तैयारी भी करनी है। वैसे चाची, आप हम लोगों को शहर कब घुमाओगी और क्या शहर घूमना चटनी रोटी खाने से ज्यादा अच्छा लगता है? सभी लोग पीहू की बात पर हंस पड़ते हैं और इस तरह अब रश्मि की जिंदगी आसान हो जाती है और सभी लोग खुशी खुशी एक साथ मिलकर रहने लगते हैं।